नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एन शो और मैं हूं नीरज। और पिछले हफ्ते के अंत में यानी वीकेंड में बहुत कुछ घटित हुआ, उसका असर भारतीय बाजारों पे पड़ेगा। और अब सोमवार से नवरात्रि भी शुरू हो रही है, जीएसटी कट शुरू हो रहा है और हल्की हल्की म्यूजिक का आनंद भी आप ले रहे होंगे क्योंकि माँ दुर्गा को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे इलाके में। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक और उसका कैसे आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, इन सब को समझते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई H1B वीजा की, और उसके बाद उसमें क्लैरिफिकेशन भी आए हैं। तो आईटी इंडस्ट्री खास तौर पे कल काफी रडार पर रहेगी, उन सब पे बातचीत करेंगे। और मेरे साथ सुनील सर जुड़ चुके हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है, नवरात्रि की एडवांस में शुभकामनाएं। और जो लोग चैनल देखना शुरू कर चुके हैं फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो सर अब ये बताइए, कल तो बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। बिल्कुल। और ये हफ्ता में तो मिस्टर ट्रम्प का हफ्ता कह सकते हैं हम, क्योंकि तो और दूसरी बात है, ऑफ कोर्स ये ट्रम्प का हफ्ता और मोदी मोदी जी का हफ्ता, क्योंकि जीएसटी भी कल से आपको रिड्यूस जीएसटी भी लागू हो जाएगी। तो ये दोनों अगले हफ्ते मूड को डिसाइड करेगी। मगर ये जो कांड हुआ है H1B का, उसको पहले टैकल कर लेते हैं। तो ये जो एक बम है ना, जो अब गीला होता है बम, तो क्या होता है, खुश हो जाती है। तो वैसी बात है। मेरा मानना है कि ये टोटल फेलियर हुआ है ट्रम्प का जो प्रोग्राम, उसको जो टैको जो अंग्रेज में कहते हैं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। क्योंकि ये उन्होंने जो सोचा समझा था, जो उनके मन में इच्छा था, उसके विपरीत अभी उन्होंने एक्ट किया है। क्योंकि जब आप देखेंगे तो इनिशियली जो कहा था कि ये बात हर साल लगेगा और रिन्यूअल पे भी लगेगा, तो नेचुरली इसका भयंकर इम्पैक्ट का एक अनुमान था। बिकॉज 100 2 3 हजार डॉलर वन टाइम एप्लीकेशन के टाइम, और अब 100,000 पर ईयर, पहले उन्होंने जो बताया था। और ये डॉक्यूमेंटेड वीडियो भी है। जब वो ट्रम्प उसको साइन कर रहे थे, उनके पास जो बैठे थे ना अपना, उनका वो लुटियंस, तो डोनाल्ड लुटियंस ने वो लिखा है, लुटनिक लुटनिक, उन्होंने कहा था कि ये हर साल लगाएंगे हम, और ये वो फलाना फलाना, और इसके कारण $100 बिलियन का रेवेन्यू एंटिसिपेट कर रहे थे। तो ये तभी होगा जब हर साल आप पूरे रिन्यूअल्स के ऊपर, क्योंकि 85,000 टोटल मैक्सिमम लिमिट होता है नए का, यानी 65,000 बेसिक, और 20,000 जो अमेरिका में अपना पढ़ाई खत्म करते हैं, उनका जोड़कर 85,000। मगर रिन्यूअल को जोड़ दें तो ये 1.25 लाख होता है नॉर्मली। मगर हर साल अगर 1.25 लाख पे ये लगाकर उन्होंने कैलकुलेट कर दिया कि 100,000 पर ईयर लगेगा, तो $100 बिलियन का आंकड़ा उनके सामने आ गया। मगर ऑब्वियसली उधर के जो दिग्गज आईटी कंपनियों के हेड्स है, जैसे सुंदर पिचै हो या टिम कुक हो, क्योंकि ये ग्राफ जो दिखा रहे हैं उसके साफ पता चलता है कि ये दो, एक ग्राफ है जहां पे लिखा है कि 73% H1B वीसा इंडियंस हासिल कर ले, इसलिए एक डायरावट आ गया था, एक पाई चार्ट है, वो भी शायद दिखा सकते हैं, राइट। तो इसमें दिखा है कि इंडिया का 73% शेयर है। तो नेचुरली ये डर पैदा हो गया कि इंडियन आईटी कंपनी की वाट लग गई है। अब वापस उस स्लाइड पे चले जाएंगे, आप देखेंगे कि ये 73% इंडियंस है, मगर इंडियन कंपनियां नहीं है। इसका अमेरिकन कंपनियां है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, अमेजन। तो इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा ना। $100,000 थोड़ी इंडियन कंपनी देने वाली है, ये अमेरिकन कंपनी देगी। तो उन्होंने तो इतना, अभी 2 3 दिन पहले उनका बड़ा मीटिंग हुआ था, सॉफ्टवेयर कंपनी के हेड्स के साथ ट्रम्प का मीटिंग हुआ था, साथ में खाना गिना खाया। और अब ये लगा दिया था, उन्होंने नेचुरली फोन लगाया कि भाग क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी प्रॉफिट से घटेगी, तो इसमें करा के क्या आप कर रहे हैं। तो वो तो फिर वो रियलाइज किया, क्योंकि ये बेसिक होमवर्क ठीक से नहीं किया ट्रम्प की टीम ने। और इधर देखे आप तो इसमें उन्होंने शायद फोन लगाया होगा ट्रम्प को या उनके की पीपल को कि भैया ये क्या आप सोच रहे हैं, वो नहीं होगा। क्योंकि दो धमकी उन्होंने दी होगी। पहली धमकी होगी कि क्या आप चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिट घटे, हम ही आपको टैक्स चाहिए हमसे, तो सीधा टैक्स ले लेगा। तो ये राउंड अबाउट वे हमारा आपको टैक्स देने का मतलब है। सेकंड बात जो है इसमें, राइट, वो ये होगा कि वो कहेंगे कि हम बंद कर देंगे यार, आपको ये $100 बिलियन की ख्वाब भूल जाओ। अगर आप ये लगाएंगे तो हम किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास अमेरिकन वीजा और एक वीजा का एक है, P1 करके एक वीजा है, जो है इंटर कंपनी ट्रांसफर।
तो अगर वो रूट अपनाती है तो क्या सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं वो इन एम्प्लॉय को हायर करके उनको अमेरिका में इंटर कंपनी ट्रांसफर के जरिए, उसको तो H1B की जरूरत नहीं है, एक दूसरा वीसा है जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। तो ये पूरा फेल हो जाएगा करके वो उन्होंने बताया होगा। तो कल शाम को, कल रात को या आज सुबह इंडियन टाइम जोन के माफिक वो लेविट, कैथरीन लेविट ने मेल डाल दिया कि भैया ये वन टाइम है और ये फलाना फलाना। तो ये पूरा फुस बॉम्ब हो गया, क्योंकि मेरा मानना है कि अब ये $100,000 कोई पे नहीं करेगा। तो एक तरह से ओबिचुअरी लिख दो इस H1B का प्रोग्राम का, क्योंकि करेक्ट। ये तो अमेरिकन कंपनियां हैं, वो बोलेगी कि मैं दूसरा कोई वीसा इस्तेमाल कर लेता हूं, मुझे इन लोगों को अमेरिका बुला के H1B के थ्रू अमेरिका में काम कराने की जरूरत क्या है करके वो बिल्कुल एप्लीकेशन घट जाएंगे। अगले साइकिल में देखिए कि बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो अप्लाई करेंगी, क्योंकि ये $100,000 सी H1B वीजा का टाइम फ्रेम होता है 3 साल और एक्सटेंशन फॉर 6 साल, यानी $17,000 हर साल अधिक कॉस्ट बढ़ जाता है इसका। खामखाम क्यों दें वो? तो मेरे ख्याल में ये H1B ही गया। अब इंडियन कंपनीज की बात करें, इसमें टोटल गिनती आप राइट साइड में लिखे में देखिए, टॉप 5 कंपनीज का यहाँ पर है, मगर 13,000 ही आउट ऑफ द टोटल 85,000 इंडियन कंपनी, आईटी कंपनी को 13,000 ही वीजा मिले थे H1B। तो इन 13,000 का आप देख लीजिए, उसमें इस साल अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनकी टोटल गिनती है 15 लाख पीपल को एम्प्लॉय करते हैं, उसमें 13,000 1% भी नहीं है भैया। तो क्या क्या असर की बात कर रहे हैं। और ये भी नहीं थी, हमारे इंडियन स्मार्ट है, मैंने ये भी डेटा निकाला है कि टोटल जो अमेरिका में काम होता है इन कंपनियों का, उसमें 15 से 20% ही H1B के जरिए होता है, 85% वो ऑलरेडी अमेरिकन को हायर कर रहे हैं। करेक्ट। इसीलिए ये आंकड़ा इनको, क्योंकि एक तरफ ये एक शायद जबरदस्त ये होगा, मजबूरी भी होगा, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम है, उनको नहीं मिला तो फिर भी अमेरिका में काम करना है, तो हायर कॉस्ट पे अमेरिकन को ऑलरेडी वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो इनके लिए उतना ज्यादा नहीं है ये। और 13,000 को अमेरिका से अमेरिकन को ले लेना, मैं क्यों गवर्नमेंट को जाके 17,000 दूं, मैं और 10,000 दूं तो मेरे को अमेरिकन एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो ये एक अननेसेसरी डरावट पैदा हो गया इंडियन आईटी कंपनियों के ऊपर, और ये बिल्कुल खोखला है, ये इसका कुछ असर नहीं होगा मार्केट में। अगर पैनिक रिएक्शन कल होगा तो जम के आईटी को खरीदे भैया, क्योंकि इसका मेरा मानना है कि कुछ असर कहां पे होगा मैं बताऊं, आईटी कंपनियों के ऊपर नहीं। ये 62,000 इंडियंस को जो अमेरिका जाने का एक रास्ता था H1B, वो शायद बंद हो जाएगा। तो जिन्होंने ख्वाब देखे हैं कि मैं अमेरिका में आके नौकरी करो H1B के जरिए, उनके ख्वाब के ऊपर। पर हमारी 140 करोड़ की आबादी में ये 60,000 की बात क्या है भैया, हमें लाखों या करोड़ों में बात करनी चाहिए, ये हजारों वाली बात हमारे देश के लिए फिट नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये अननेसेसरी सबकी नींद खराब करके 1-2 दिन के लिए, और उनका 100 बिलियन का जो ख्वाहिश था वो भी खाली, अगर कोई अप्लाई ही नहीं करेगा तो कहां से ये 100 बिलियन, खाली नए एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ी 100 बिलियन बनता है। 100 बिलियन बनता है अगर हर साल अब 1.25 लाख लोगों को रिन्यूअल प्लस न्यू को अगर आप $100,000 लगाएंगे तो 100 बिलियन बन सकता है ऑन एवरी रिन्यूअल भी। तो अब तो सब बात निकली, कुछ नहीं है अभी, तो ये मेरे लिए अभी एक नॉन इश्यू है। मगर कितने लोग इसको समझते हैं, कितने रिटेल लोग जाके कल बेचते हैं आईटी को, ये देखने की जरूरत है। जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, पर मेरा मानना है कि ये खरीदने का वक्त है, क्योंकि ये अननेसेसरी करेक्शन है, इसका कोई संबंध नहीं है उनकी फ्यूचर बिजनेस। क्योंकि और मैं एक चीज बताता हूँ, ये समझिए ये 13,000 5 कंपनी की 13,000 है, अब क्या करेंगे, आइदर वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट देके अमेरिका में ही हायर कर लेंगे इन लोगों को। नंबर 2, नियर शोरिंग की बात होती है, तो कनाडा से ये काम करवा देते हैं। कनाडा में बॉर्डर पार करने में कुछ नहीं लगता है आपको, कनाडा में वो जाके इन लोगों को रखेंगे और वो काम उधर कनाडा से करवा देंगे, अमेरिका से जाने बगैर। तो H1B के बिना भी ये काम चल सकता है। ओके तो सर ये मान लिया जाए कि आईटी सेक्टर में डिप ऑन बाई है, करेक्ट, अगर आईटी में गिरावट आती है तो डिप ऑन बाई, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत खत्म होगा।
सर हम लोग दूसरे टॉपिक जाए उससे पहले एक छोटा सवाल है, क्या ये मान लेना चाहिए कि धीरे धीरे H1B अब खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कौन लेगा $1 लाख देकर के? यस एब्सोल्युटली, मेरा मानना है कि ये जो गूगल, वो जो कंपनियां हैं, देखिए क्या करेंगे ना, अगर किसी एम्प्लॉय का $250,000 तनख्वाह पे दे रहे हैं तो उसके लिए ये हर साल का $17,000 कुछ नहीं है ना, क्योंकि 6 साल के लिए उनको मिल रहा है, वन टाइम फी है। तो एक महंगी एम्प्लॉय के लिए वो इस्तेमाल करेंगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अगर कोई महंगी एम्प्लॉयज है उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर ये लॉटरी वाला सिस्टम की जरूरत नहीं होगी, जो भी अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा। एक्चुअली आपकी आंकड़े हैं कि 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं और खाली 62,000 इंडियंस को मिलती है वो। ओके, अब का रेशियो 1:7 है, मगर अब के बाद कौन कौन देगा ये सब, राइट? बिल्कुल। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, खैर ये आज हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो जो इनका L1 है, F1 है, EB1 2 3 4 है, उस पर भी ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हम लोग करेंगे। तो मार्केट में अभी तक का निचोड़ निकला कि H1B से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये, चूंकि क्लैरिफिकेशन इतना जबरदस्त आ गया है कि डर खत्म हो रहा है और डिप होता है, कि आपके लिए IT में एक बाई की अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम लोग सर देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट का मूव क्या था। तो 5 दिन में से 3 दिन तो हमें दिखा कि FIIs ने बाइंग की, और जो सेलिंग इंटेंसिटी थी वो काफी कम हुई। DI लगातार बाई कर ही रहे थे। और सेक्टोरली भी अगर आप देखें तो शुक्रवार को थोड़ा सा मार्केट हमको पता नहीं प्रीएम्प्ट कर लिया होगा, तो इसलिए थोड़ा सा नरम था। अदरवाइज वीकली गेन सब पे बना हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया। और सेक्टोरली IT में भी खरीदारी थी। PSU बैंक में काफी जबरदस्त, PSU बैंक तो सर आपका सेक्टर एकदम हिट हो गया है। लास्ट वीक 5% चला, उससे पहले 2.5-3% चला था। तो PSU बैंक में बड़ी रैली बनी। रियल एस्टेट में हुआ, ऑटो में हुआ। और अब कल से जो है सोमवार 22 तारीख से GST इंप्लीमेंट हो जाएगा, और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करके हर इंसान को ये बता दिया है कि कल वो दुकान में जाएगा तो उसको पता रहेगा कि आज दाम कम होने हैं। तो जो कंपनियां अगर कुछ गड़बड़ करने की सोच भी सकती थी तो नहीं कर पाएंगी अब। तो इसको देखते हुए अब मार्केट कैसे बिहेव करेगा सर? नहीं, ये मार्केट अगले हफ्ते ठीक ही रहेगा। IT में थोड़ा जो भी खबर है इसके कारण होगा, मगर प्रधानमंत्री की स्पीच बहुत टाइमली थी। देखिए उसमें एक पॉलिटिकल लिंकेज भी है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन है, तो वो मानना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इसका एडवांटेज उठाएगी। मगर इंपॉर्टेंट क्या है ना, मैं बताता हूँ, ये कंज्यूमर सेंटिमेंट को शिफ्ट करने की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 6-8 महीने पहले ही रियलाइज किया कि खाली अपने कैपेक्स के बलबूते पर ये इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती, और कंजम्पशन का जो वीकनेस चल रहा था उसको टैकल करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स कट से लेकर RBI कट से लेकर ये GST कट को किया है। फिर भी क्या है कि इनकम टैक्स कट और RBI कट ने अपना पर्पस अचीव नहीं किया, क्योंकि लोग सेव कर रहे थे, जो सेविंग्स था, खर्चा नहीं कर रहे थे। तो आज प्रधानमंत्री ने बचत दिवस कहा, इसको नवरात्रि का, इसको GST बचत दिवस कहा। उनका एक्चुअल इंक्लिनेशन था कि जाके खरीदो। तो ये मैं कहता हूं कि जब टॉप लीडर ऑफ द कंट्री ऐसा पब्लिक को कहते हैं ना, वो उनके मन के अंदर ये चीज को घुसाना चाहते हैं कि जाके भैया सेविंग हुआ है तो खर्चा करो। और स्पेशली ये नवरात्रि जनरली आषाढ़ मंथ होता है, जनरली एक अशुभ मंथ होता है बाइंग करने के लिए। तो ये एक ट्रिगर है कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो कहीं पे आषाढ़ का सेल होता है ना, जैसे तमिल में कहते हैं आड़ी मास, आड़ी मास में कोई खरीदारी नहीं करता है, इसलिए आड़ी का सेल होता है टू पुश पीपल टू बाय। तो वैसा ही वो एक कोशिश कर रहे थे कि लोगों को जाके खर्चा करने की। तो ये मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की टोपी पहन के बात कर रहे थे। देश के लिए खर्चा जरूरी है आम जनता की, इसलिए उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पुअर पीपल, फिर नियो मिडिल क्लास, एक नया टर्म उन्होंने कॉइन कर दिया आज, नियो मिडिल क्लास, यानी जो लोग 25 करोड़ लोग उन्होंने कहा कि अब पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं और मिडिल क्लास में घुस गए हैं, तो उनको नियो मिडिल क्लास नाम दिया। और उनसे भी यही उन्होंने मिन्नत की कि जाके खर्चा करो, स्वदेशी खर्चा करो, आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करो, ये उसको जोड़ दिया। मगर अल्टीमेटली खर्चा करने का मैसेज था। मेरा मानना है कि जब डायरेक्ट प्रधानमंत्री बात करते हैं लोगों से, तो वो भी सोचेंगे, अरे वो ही कह रहे हैं
तो एक टिल्टिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये कंजम्पशन सेक्टर के लिए अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले हमने कहा था कि एक सेक्टर रोटेशन होगा, थोड़ा सेल ऑन राइज की बात किया था हमने अर्लियर, याद है आपको कंजम्पशन में। मगर ये कल क्या हो गया कि दूसरी बात जो खबर आ रही है, सभी कंपनियां इसको जम के सपोर्ट कर रही है और कोई लोग और भी ज्यादा रेट्स को कट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के, जीएसटी कट के ऊपर और भी डिस्काउंट पास ऑन कर रहे हैं ताकि लोग जाके खरीदारी करें। तो ये माहौल, और गवर्नमेंट ने भी बहुत एक सेपरेट कमिटी सेटअप किया है कि टू ट्रैक की हर कंपनी क्या पास ऑन कर रही है कि नहीं, यानी मार्केट में जाके वो खबर उठाएगी और देखेंगे कि दाम में आपने पास ऑन किया कि नहीं। तो गवर्नमेंट इस बार बहुत स्ट्रांगली इसको फॉलो थ्रू कर रही है। देखिए क्रिकेट में बात होती है ना, एक स्ट्रोक करते हैं मगर वो स्ट्रोक को रोक दिया तो बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी, आपको फॉलो थ्रू करता बनना पड़ता है स्ट्रोक को, राइट। आप सुनील गावस्कर की स्ट्रोक देखे या सचिन तेंदुलकर, एक फॉलो थ्रू होता है। तो एक अनाउंसमेंट अगस्त 15 को लाल किले से एक बात हुआ, फिर जीएसटी को जो अप्रूव होगा, आज था वो फॉलो थ्रू टू मेक श्योर कि लोगों के मन में एक हथौड़े लेके उसको सिर में डालो कि जाके खर्चा करो। तो मेरा मानना है कि मार्केट को ये अच्छी खबरें आने लगेगी कि ये सेल्स बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है। कल भी देखा होगा एप्पल का नया लॉन्च में भयंकर क्यों था मुंबई में, राइट। तो सर एक कंज्यूमर एक सेंटिमेंट थ्योरी है मेरे मन में, उसको आपसे मैं वैलिडेट कराना चाहता हूँ। हमने देखा कि लास्ट वीक रियल एस्टेट में एक अच्छी तेजी थी और लगातार रियल एस्टेट में थोड़ी सी मोमेंटम बनी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश में इस समय जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, खासतौर पे मेट्रो शहर में या टियर 1 में, उसमें उनका रुझान ये था कि लग्जरी हाउसिंग पे ज्यादा फोकस करें, बड़े घरों पे, महंगे घरों में, मुंबई में खास तौर पे, और फिर अब गुड़गांव में भी और हैदराबाद, बेंगलुरु, सब जगह पे। क्या ये एक आपको ऐसी दूर की थ्योरी लगती है कि जैसे यूएस में प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही रही है, चाहे H1B के थ्रू हो, चाहे एआई के थ्रू हो, तो बहुत सारा जो हमारा एनआरआई है वो इंडिया में वापस आएगा या वो चाहेगा कि यहाँ पे अपना एक बेस बनाए, तो लग्जरी रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ सकती है इसकी वजह से? ऐसा आपको लगता है क्या? ये मेरे ऐसे कल्पना है। ये नहीं, ये मेरा मानना है कि साउथ में ऑलरेडी ये है, हर एनआरआई जो दुबई वगैरह में काम करता है ना, वो अल्टीमेटली इंडिया में आके सेटल करने की सोचता है। वो परमानेंटली अपना पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को गल्फ में नहीं देखता है। तो वो सब डेफिनेटली यहाँ पर, और उनके बुजुर्ग जो पेरेंट्स हैं उनके लिए घर खरीदते हैं। वो तो साउथ में ये बहुत है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा में ये बहुत है। नॉर्थ में उतना शायद ये आप बेटर जानते होंगे ये बात कि क्या बहुत से एनआरआईज अपने फ्यूचर को इंडिया में देख रहे हैं। ठीक, बात क्या है ना, अमेरिका में क्या होता है कि H1B की बात छोड़िए, बाकी सब जो हमारे एनआरआई उधर है वो अमेरिकन सिटीजन है। अगर उधर सिटीजनशिप ले लिया तो वो वापस इंडिया नहीं आएंगे। ओके। वेरएज़ दुबई में अभी उन्होंने थोड़ा खोला है सिटीजनशिप और रियल एस्टेट बाइंग को उन्होंने रिलैक्स किया है, बट अदरवाइज कोई भी तो दुबई में या गल्फ में काम करता है वो कभी नहीं सोचता कि मैं रिटायर होकर उधर सेटल हूं, क्योंकि उसको एक हक नहीं थी उधर, एक सिटीजनशिप नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो ऑलवेज वो एक इंडिया में वापस आने की सोचकर वहां से वो होता है। मगर अमेरिका और यूरोप यहाँ पे देखिए ना, उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, ग्रीन कार्ड भी मिल जाए तो वापस नहीं आते। तो मेरा कुछ ऐसा कुछ खास, मगर वो निवेश ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है अमेरिका में कि इंडिया में जो भी उन्होंने निवेश किया टैक्सेशन उधर लगता है। अमेरिकन टैक्सेशन रूल्स बहुत खराब है। वो कहते हैं कि वर्ल्ड में कहीं पे भी आप कमाई करो उसका टैक्स अमेरिका में भरने का है। ओ, तो ये अमेरिकन के लिए बहुत, इसलिए ग्रीन कार्ड और ये बहुत लोग सिटीजनशिप को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मेरे याद है मुझे कि बोरिस जॉनसन एक प्राइम मिनिस्टर होते थे यूके के, उनका डबल सिटीजनशिप था, यूके में था, अमेरिका में था, मगर उनकी जो इंग्लैंड में जो इनकम थी वो अमेरिका टैक्स कर रही थी, तो उन्होंने जाके सरेंडर कर दिया सिटीजनशिप को। मेरे एक जानने वाले भी थे, उनका यूएई में और अमेरिका में बेस था, तो उन्होंने अमेरिका का छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया कि नहीं मेरे को रखना नहीं है, बहुत इश्यू है वहां पे, तो उन्होंने छोड़ा। वैसे सर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, गोल्डन वीजा आपको मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंटशिप मिलेगी, सिर्फ 40 करोड़ आपको खर्च करने हैं, ओनली 40 करोड़।
और उसके लिए इंतजार भी नहीं करना, इमीडिएटली हो जाएगा। तो खैर, वो भी तो सर ग्रीन लास्ट कार्ड ही है, क्वेश्चन मेरा ये, सिटीजनशिप नहीं है। वो भी ग्रीन कार्ड ही है, सिटीजनशिप नहीं हाँ है। हाँ वही 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 नहीं वही है। तो तो मेरा कुछ देखिए, ये रियल एस्टेट में मैं नॉट इमीडिएटली, ये फेस्टिवल सीजन में शायद उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट ओवर अ पीरियड हाँ, ऑफ 6 मंथ्स में इस जीएसटी कट का इम्पैक्ट रियल एस्टेट में देख रहा हूँ। तो ये फेस्टिवल ओके, बाइंग नहीं होता है, मगर क्योंकि हाँ ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग और एक लो एंड हाउसिंग में है ना, वहां पे ये कट इन जीएसटी, सीमेंट में और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उस सब में जीएसटी कट हुआ है और उनकी राइट, तनख्वाह भी बढ़ गई है। और खास करके एक चीज मैं मानता हूं कि एफएमसीजी में जो भी प्राइस की कटौती हुई है, वो डिमांड को बढ़ाएगी नहीं। आप थोड़ी बिस्किट ज्यादा खाएंगे, आप थोड़ी टूथपेस्ट 3 बार एक दिन थोड़ी आप अपने दांत को साफ करेंगे। तो वहां पे जो राइट, सेविंग है वो सेविंग्स होता है। वो सेविंग्स को कहां डिप्लॉय करेंगे? वो होगा ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल एस्टेट में, क्योंकि वही है ओह यस, ईएमआई बेस्ड लिवरेज प्रोडक्ट। मगर फेस्टिवल सीजन में रियल एस्टेट का इमीडिएट इंपैक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज हाउस तो सोच समझ के वो बुक करते हैं, और पहले बिल्डर्स को भी ज्यादा आपको लो लो लेवल हाउसिंग को लॉन्च करना है। अब क्या है, सभी बिल्डर्स हाई एंड प्रोजेक्ट, क्योंकि वही बिक रहे हैं ना, तो इसलिए वो हाई एंड प्रोजेक्ट ही लॉन्च कर चुके हैं। तो आज एक मीडियम क्लास, मिडिल क्लास व्यक्ति अगर घर जाकर खरीदना चाह रहा है ना, उतना उधर सप्लाई नहीं है, क्योंकि उतना डिमांड नहीं है। ये थोड़ा चिकन एंड एग का जो सिचुएशन कहते हैं। मगर ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स जैसे ये कॉस्ट बेनिफिट सब आएंगे, जो भी नए लॉन्चेस आएंगे बजट हाउसिंग के सेगमेंट में, और उनका इम्पैक्ट बैंक की ईएमआई के कटौती के साथ, हाउस के घर के कॉस्ट के साथ एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो एक थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक रखेंगे 6-9 महीने में, मैं देख रहा हूं कि जीएसटी का बेनिफिट आपको रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तरह दिखेगा, बट नॉट इन द प्रीमियम हाउसिंग। फेस्टिवल, प्रीमियम हाउसिंग, जैसे हमने सिन गुड्स के बारे में बात किया, देयर कॉस्ट इज नॉट द इश्यू, इट इज द व्हाट इज दे कॉल्ड स्कैर्सिटी वैल्यू। बस स्कार्सिटी, 20 घर ही है आपको वो गोल्फ कोर्स को ओवरलुक करने वाली, तो वो नहीं, तो वो एक स्कैर्सिटी वैल्यू होती है। तो वो प्रीमियम हाउसिंग यस, का इससे कुछ ज्यादा संबंध नहीं होगा। वो जीएसटी का कट सब बिल्डर्स अपना प्रॉफिट बढ़ा देंगे। करेक्ट। तो मुद्दा ये निकला कि भाई जीएसटी का तो मूवमेंट होगा, लेकिन एकदम नहीं कि फेस्टिवल की वजह से, लेकिन धीरे धीरे इसका बड़ा असर होगा। और आईटी सेक्टर में जितना डर लोगों को लग रहा था, वो पिछले 24 घंटे में इतनी चीजें बदल गई कि अब वो डर खत्म हुआ है और डिप ऑन बाई है। क्योंकि जो इम्पैक्ट वो हमने बहुत ग्रेनुअली आपको समझाया कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो आईटी सेक्टर ऑफ द वीक या सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, जो भी होगा वो हम लोग नजर रखेंगे। सर एक बहुत ब्रीफली मुझे लास्ट बता दिए, सेक्टर ऑफ द वीक कौन होगा? हर आपका जो पीएसयू वाला है वो तो एकदम छा गया है, मतलब जबरदस्त रैली हुई है उसमें। अभी नेक्स्ट वीक में किस सेक्टर पर नजर रखें? एक्चुअली ऑटो विल बी द सेक्टर ऑफ द वीक। क्यों ऑटो, ना? यस, हाँ, क्योंकि ऑटो पे रैली हो गई है, मगर अगले हफ्ते, हाँ क्योंकि सी विजिबिलिटी टॉप लाइन का कहां दिखेगी ना, गाड़ी की हाँ सेल्स में। वो हाँ, एक होती है ना, और लोग भी जाके फोटो निकालते हैं, नई गाड़ी लेकर फोटो लेकर फेसबुक में सब में डालते हैं। तो माहौल जो बनता है वो ऑटो में ही बनता है, और इमिडिएटली तुरंत डेटा, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, जो भी फाडा जो कहते हैं ना, ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन होती है, वो डेटा इमिडिएटली रिलीज करती है। तो वो डेटा से एक एक जो तेजी बढ़ सकती है ना, वो आएगी। तो मेरे ख्याल में अटेंशन विल बी ऑन ऑटो, बिकॉज फेस्टिवल में जाके खरीद के दिखाने वाली चीज, आप डिश वॉशर खरीदे, वो घर के अंदर किचन में होगा, nobody takes a photo with the dishwasher and put it on Facebook, right? बट गाड़ी का जरूर आप डालते हैं, और तो इमीडिएटली वो एक मूवमेंट सा बन जाएगा। अरे मेरे नेबर ने ले लिया, वो मोटरसाइकिल चल रहा था, आज मारुति ले लिया, तो फिर मैं भी ले लूं। तो वो एक सोच की बदलाव, और ये प्रधानमंत्री की स्पीच, भाषण भी वहां पर काम आएगी कि एक यस। दिखाने के लिए। सो वो मेरा मानना है कि शायद इस हफ्ते ऑटो में थोड़ी तेजी देख सकते हैं। रिटेल निवेशक प्रॉब्ली ज्यादातर आपको ऑटो में खरीदारी करेंगे। दैट्स व्हाट आई फील कि अगले हफ्ते का, क्योंकि वो टॉप ऑफ द माइंड, टॉप ऑफ द लाइन में हो। सर आपकी फीलिंग एकदम सही है। मुंबई में दशहरे के दिन लोग डिलीवरी लेना पसंद करते हैं गाड़ी की, तो बहुत फोटो वोटो खूब डालते हैं, जोश रहता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक ये दो दो सेक्टर तो कम से कम हमारे रडार पे आ ही गए हैं, आईटी और
ऑटो, बाकी तो सब ही है, सब में तेजी हो सकती है, लेकिन ये दो सेक्टर के रडार पर रखिएगा। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया और मजा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत क्लैरिटी H1B पे, जो कल से दिमाग खराब था लोगों का, अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा कि भाई अब थोड़ा मामला सेटल होता हुआ दिखा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे, नए इश्यूज पे बातचीत करेंगे, और ये हफ्ते में क्या हुआ, कितनी खरीदारी लोगों ने की, अगर इनिशियल रिपोर्ट्स और डेटा मिला तो उस पर भी बातचीत होगी। आज के लिए फिर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ।